जबकि कैमरा यह भी रिकॉर्ड करता है कि कैसे स्कूल के बाद गुंडों द्वारा उसका उपहास किया जाता है। एंड्रू मैट के साथ घर लौटता है जो उसे एक पार्टी में आमंत्रित करता है ताकि वह अन्य लोगों के साथ मिल सके। एंड्रू पहले तो झिझकता है लेकिन जब उसका दोस्त घर वापस आने पर जोर देता है तो वह अनिच्छा से सहमत हो जाता है। वह अपनी रिकॉर्डिंग देखने लगता है तभी उसके पिता कमरे में घुस आते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। उसने उसे आज्ञाकारिता बरतने की चेतावनी देते हुए फर्श पर पटक दिया। बाद में उस रात एंड्रू मैट के साथ पार्टी में गया, लेकिन बाद वाले ने उसे यह कहते हुए छोड़ दिया कि वह अकेले महसूस करके आनंद ले। एंड्रू अपना कैमरा निकालता है और बेतरतीब लोगों की रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। जल्द ही उसे लेगर दिखाई देता है केसी जो पार्टी की रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने बातचीत शुरू की लेकिन मैट अंतरिम है सटेम और लड़की को दूर ले जाता है और फिल्म बनाना जारी रखता है। लेकिन वह अनजाने में एक लड़के को गुस्सा दिलाता है जिसने उस पर अपनी प्रेमिका को रिकॉर्ड करने का आरोप लगाया है। इस विवाद के बाद वह पार्टी छोड़ देता है और पार्किंग में बैठ जाता है और कुछ देर बाद ही ऐसे उदास जीवन के लिए रोने लगता है। स्कूल के लोकप्रिय छात्र स्टीव हैं जो एंड्रू से मैट में उसके साथ शामिल होने के लिए कहते हैं या कुछ अजीब रिकॉर्ड करने के लिए जो उन्होंने पास के जंगल में पाया था। अपने सेंड्रा कंपनियों का पीछा करते हुए उन्हें जंगल में ले गए या वह एक बड़ा छेद देखता है जिसकी उसे अनुमति थी और स्टीवंस मैन डाई के भीतर से अजीब शोर होता है। फिर हॉल का पता लगाने के लिए एंड्रू को उसके बावजूद अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मौत की ओर कदम बढ़ाने के बाद उनकी घबराहट एक गुफा में होती है। एक विशाल चमकती क्रिस्टलीय वस्तु जैसे ही एंड्रू फिल्म करता है, वस्तु लाल हो जाती है और समूह दर्द से नाक से खून बहने से त्रस्त हो जाता है। इससे पहले कि कैमरा देखने के लिए छोटा हो जाता है और कई हफ्तों बाद तेजी से आगे बढ़ता है और एंड्रू मैट और स्टीव को पिछवाड़े में बेसबॉल खेलते हुए देखा जाता है। मैट ने स्टीव पर गेंद फेंकी, उसका घुमाव सही है और उसके एक दोस्त को जा लगा। तब से एंड्रू ने अपने दिमाग से गेंद को बीच हवा में आश्चर्यजनक रूप से रोक दिया। यहाँ हमें पता चला कि विकसित तिकड़ी पहले की पूरी घटनाओं के बाद एक गतिज क्षमता बताती है। हालांकि जब वे खुद पर अधिक जोर देते हैं तो उन्हें नाक से खून आता है। बाद में उस दिन वे पूरी घटना को फिर से देखने का फैसला करते हैं लेकिन यह क्षेत्र अब पुलिस द्वारा बंद कर दिया गया है जो दावा करता है कि यह भूमि है तब से अस्थिर है। तीनों दोस्त अपनी नई मिली शक्ति पर प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, इसलिए वे लेगो के टुकड़ों को बिना छुए खेलते हैं और स्कूल में कई शरारतें करते हैं क्योंकि उनकी शक्ति बढ़ती रहती है। मैट का सिद्धांत है कि उनकी क्षमताएं मांसपेशियों की तरह काम करती हैं और मजबूत हो जाती हैं। एंड्रू थान के उपयोग से पता चलता है कि उनके पास अभ्यास करने के लिए कहीं सार्वजनिक जगह थी। उनके कौशल और वे एक किराने की दुकान पर पहुंच गए। वहां वे लोगों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं। एंड्रू एक किराने की गाड़ी को हटा देता है, स्टीव एक भरवां जानवर उठाकर एक बच्चे को डराता है और मैट एक व्यक्ति के मुंह से गोंद का एक टुकड़ा निकालने की कोशिश करता है और अंत में समाप्त होता है एक रेस्तरां में खाना खाते समय एंड्रू ने मैट पर कांटे से वार कर यह दिखाया कि उनकी शक्तियां कैसे पेशेवर भी हो सकती हैं। उन पर तेज वस्तुओं और प्रोजेक्टाइल से हमला करें। बाद में पार्किंग स्थल पर स्टीव एक यादृच्छिक महिला की पार्क की गई कार को एक अलग स्थान पर ले जाकर उसके साथ एक शरारत करता है और आप और मैट यह प्रभावित होकर देखते हैं कि यह संभवतः उनमें से किसी ने भी इसे छोड़ दिया है। तभी स्टीव की नाक से खून बहने लगता है लेकिन वह उन्हें आश्वासन देता है कि वह ठीक है। मास्टर रोशी को इसके बाद गर्व होगा। पूरे दिन का मनोरंजन, तीनों घर वापस जा रहे थे। तभी उनके पीछे एक कार असभ्य ड्राइवर एंड्रू कनेक्टिकट को दंडित करने के प्रयास में लगातार तेज गति से गाड़ी चला रही थी। उसने वाहन को थोड़ा सा मोड़ दिया लेकिन परिणाम स्वरूप उसने उस पर बहुत अधिक बल लगा दिया। कार सड़क से उतर जाती है और तालाब में गिर जाती है। यह देखकर लड़के मदद के लिए दौड़ते हैं और किसी तरह स्टीव को बचाते हैं। ड्राइवर को डूबने से बचाने का प्रबंधन करते हैं। फिर वे पुलिस को दुर्घटना की सूचना देते हैं। इस घटना के बाद वह स्थिति पर नियंत्रण कर लेता है। मैट एंड्रू पर अपना गुस्सा निकालता है, उसकी लापरवाही के लिए उसे रेटिंग देता है क्योंकि उनकी शक्तियां मजबूत होती जा रही हैं और उन्हें नियंत्रित करना कठिन होता जा रहा है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि वे कुछ नियम स्थापित करें और विशेष रूप से अपनी शक्तियों के उपयोग को प्रतिबंधित करें। अभी भी जीवित प्राणी एक दिन एंड्रू और मैट स्टीव से मिलने के लिए एक लैंडफिल में जाते हैं जहां वे उसे अपने ऊपर उड़ते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मैट भी ऐसा ही करने का प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है। एंड्रू प्रयास करने के लिए आगे बढ़ता है और वह सफलतापूर्वक उड़ने में सफल हो जाता है जिससे वह प्रसन्न हो जाता है।
कुछ देर अभ्यास के बाद तीनों लड़के शहर के चारों ओर उड़ते हुए दिखाई देते हैं, बादलों के बीच से होते हुए और यहाँ तक हवाई फुटबॉल में भी उलझते हुए। हालांकि कुछ क्षणों के लिए उनकी खुशी कम हो जाती है जब एक हवाई जहाज उनके साथ लगभग टकराते हुए गुजरता है और इससे स्टीव नियंत्रण खो देता है और स्थिति की तात्कालिकता को भांपते हुए गिर जाता है। एंड्रू उसकी ओर उड़ता है और उसे पहले ही बचा लेता है। वह जमीन पर गिर जाता है और स्टीव उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देता है। तीनों अपनी नई क्षमता पर खुशी मनाते हैं और मानते हैं कि स्कूल में अगले दिन उड़ान भरने वाले वे पहले इंसान हैं। तीनों दोस्त ग्रेजुएशन के बाद एक साथ दुनिया भर में उड़ान भरने की योजना बना रहे हैं और शांतिपूर्ण प्रकृति के कारण तिब्बत का दौरा करने में रुचि व्यक्त कर रहे हैं। केसी को दान देने के लिए उससे मिलने जाता है। वह कहता है कि यह उस सूखे के लिए है जिसका उसने उल्लेख किया था। उसके एक व्लॉग में वह उसे यह भी बताता है कि वह पहले जैसा नहीं है और वह अब दुनिया के लोगों की सेवा करना चाहता है। इसके अलावा वह उससे बाहर जाने के लिए भी कहता है, लेकिन वह दरवाजा बंद कर देती है और कहती है कि मैं और अधिक उससे जुड़ गई हूँ। वह कहता है, मैं बुरा होने वाला हूँ। इस बीच एंड्रू और स्टीव एक छत के ऊपर बैठे हुए हैं और बातचीत करते हुए शहर के दृश्य का आनंद ले रहे हैं। एंड्रू ने बताया कि वह कितना अकेला हुआ करता था। इस शक्ति को पाने से पहले वह मैट के साथ इतना घूमता भी नहीं था, भले ही वे चचेरे भाई बहन हों। दुखद कहानी सुनने के बाद स्टीव ने उससे आगामी स्कूल टैलेंट शो में भाग लेने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि वह पूरी प्रक्रिया में उसकी मदद करेगा और टैलेंट शो में प्रवेश करता है, जहां स्टीव की मदद से एंड्रू अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक जादुई कार्य करता है जिसे वह आश्चर्यचकित करने में कामयाब होता है। उसके साथ ही छात्रों ने करतब दिखाने और रस्सी पर चलने वाले प्रभावशाली ट्रैकों की एक श्रृंखला प्रदर्शित करके एक शानदार शो प्रस्तुत किया, जिसके बाद दर्शकों ने उन्हें जोरदार उत्साहवर्धन किया। बाद में उस रात स्टीव और मैट एंड्रू को एक हाउस पार्टी में ले गए, जहां सभी ने उनका स्वागत किया। पहली बार उसने अपने दोस्तों की मौज मस्ती के बीच उस पर ध्यान दिया और उसकी सराहना की। एंड्रू के पास एक गुलाबी बालों वाली लड़की मोनिका द्वारा संपर्क किया गया था और बहुत जल्दी घुलने मिलने के लिए उन्हें जल्द ही ऊपर के एक कमरे में जाना पड़ा ताकि यह पता चल सके कि एंड्रू अपने लिंक को ऊपर उठाने जा रहा है। हालांकि जब नशे में धुत एंड्रू उल्टी कर देता है तो चीजें अलग मोड़ ले लेती हैं। संकेत दे रही लड़की ने घृणा का तूफान सुना। इस बीच मैट ने एंडर्स का कैमरा पकड़ रखा था। पार्टी का फिल्मांकन करते समय जब केसी उसके पास आती है तो वह उसे अपने स्थान पर आमंत्रित करती है और वह तुरंत सहमत हो जाता है। थोड़ी देर बाद स्टीव ऊपर के कमरे में जाता है और देखता है कि एंड्रू आधा नग्न है। वह अपना मूड हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन अनजाने में अगले दिन एंड्रू उसे नाराज कर देता है। मकड़ी को उड़ने और फाड़ने से पहले उसके साथ खेलता है। उसे उस मैच से ईर्ष्या होती है। लिंग उत्तोलन का प्रयास करना था और उसने ऐसा नहीं किया। तभी उसने अपनी मां को दर्द से रोने की आवाज सुनी, जिससे वह मदद के लिए दौड़ पड़ा। इस बीच उसके पिता ने उसके कमरे में चारों ओर देखा और अपने महंगे कैमरे को देखा। रिचर्ड ने उसे डांटने और बहुत अधिक पैसे खर्च करने के लिए उकसाया। कैमरे पर अपनी मां की दवा के लिए कुछ भी न होने पर वह अपने बेटे को पीटना शुरू कर देता है। सामान्य, लेकिन इस बार एंड्रू ने अपनी शक्तियों का उपयोग उसे हिंसक रूप से पीछे हटाने और घर से भागने के लिए किया। एंड्रू बिजली के तूफान के बीच आकाश में उड़ता है और रोना शुरू कर देता है। इस बीच मैट केसी के साथ कुछ रोमांटिक समय का आनंद ले रहा था जब उसकी नाक से खून बहने लगा। वह हैरान है और सोच रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, भले ही वह अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर रहा हो। मास्टर रोशी वास्तविक होगा। गर्व के साथ साथ स्टीव को नाक से खून बहने का भी अनुभव होता है, लेकिन इसके अलावा उसे एंड्रू की रोने की आवाज भी सुनाई देती है। फिर वह आवाज का पीछा करता है और आकाश में अपने दोस्त को ढूंढता है। स्टीव उसे यह कहते हुए नीचे उतरने के लिए मनाने की कोशिश करता है कि इस दौरान वहां रुकना सुरक्षित नहीं है। थंडरस्टॉर्म। हालांकि एंड्रू उसकी बात नहीं सुनता और इसके बजाय बुधवार को अकेले रहने की मांग करता है। स्टीव ने जोर देकर कहा कि एंड्रू इतना क्रोधित हो गया कि उसके दोस्त पर एक शक्तिशाली बिजली गिरी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। अगले दृश्य में पूरा स्कूल स्टीव के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ और उनके डेस्क से त्रस्त मैट ने एंड्रू से सवाल किया कि कल रात क्या हुआ था। हालांकि एंड्रू का दावा है कि वह कुछ भी नहीं जानता है और बाद में उड़ जाता है। फिर वह लौटता है और अगले दिन स्टीव की कब्र पर निजी तौर पर माफी मांगता है। एंड्रू स्कूल जाता है, लेकिन पहले की हाउस पार्टी में जो हुआ उसके बाद उसे एक बार फिर धमकाया जाता है। हालांकि वह पहले जैसा नहीं है कि यह सब सहन कर सके। इटली, कनेक्टिकट।
वह दांत फाड़ देता है। एक बदमाश के मुंह से दूसरे को डराने से उनके छोटे छोटे होश उड़ गए। बाद में वह एक कबाड़खाने में धमकी देता है। एंड्रू अपने कैमरे से विकास और शीर्ष शिकारियों की अवधारणा के बारे में बात करता है। उसके अनुसार जब शिकारी अपने शिकार को मारते हैं तो उन्हें दोषी महसूस नहीं होता है। इसलिए जब वह अपने शिकार को मारता है तो उसे भी बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। शक्ति अन्य लोगों को चोट पहुंचाती है। शाम का मैच एंड्रिया के कमरे में आता है और उसके लिए उसका विरोध करता है। या उसने एक बदमाश के साथ क्या किया। वह नियमों का उल्लंघन करने के लिए उस पर चिल्लाता है। लेकिन एंड्रू अब नियमों का पालन नहीं करना चाहता क्योंकि उनका तर्क बढ़ता है। मैट उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन सीढ़ी उसे अपनी शक्ति से रोक देती है, जिससे वह असहाय महसूस करता है। बाद में वह उड़ गया और एंड्रू अपनी मां की दवा खरीदने के लिए एक फार्मेसी में गया, लेकिन वहां उसे पता चला कि इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। फिर वह कुछ दिन आवश्यक धन कमाने के तरीकों के बारे में सोचने में बिताता है। एक सुबह एंड्रू इतना हताश हो जाता है कि वह लोगों को लूटने का सहारा लेता है। इसके लिए वह अपने पिता का फायर फाइटर गियर पहनता है और एक नकाब के साथ अपनी पहचान छिपाता है। शुरू में एक स्थानीय गिरोह को निशाना बनाता है। एंड्रू ने उसे हिंसक रूप से परेशान किया क्योंकि यह वह था और उसने उनके पैसे चुरा लिए। दवा के लिए पैसे अभी भी कम पड़ रहे हैं, इसलिए वह एक गैस स्टेशन सुविधा स्टोर में घुस गया और कैशियर को अपने वश में कर लिया और सारी नकदी ले ली। जैसे ही वह बाहर निकला, कैशियर ने बंदूक से उनका पीछा किया, लेकिन एंड्रू ने अनजाने में गैस टैंक पर फायरिंग करते हुए अपनी बंदूक छीन ली और घटना के बाद एक बड़ा विस्फोट हुआ। एंड्रू अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वह अब पुलिस हिरासत में है। कुछ समय बाद रिचर्ड अस्पताल पहुंचता है और अपने बेटे के कमरे में प्रवेश करता है और रोना शुरू कर देता है और एंड्रू को बेहोश कर देता है कि उसकी मां कई दिनों तक उसकी तलाश करने के बाद मर गई। वह कथित तौर पर एंड्रू को दोषी ठहराता है। जब रिचर्ड आक्रामक होने लगता है तो उसकी मां की मृत्यु हो जाती है और वह उस पर चिल्लाता है। यदि एंड्रू उठता है और कमरे की दीवार पर जोरदार ढंग से वार करता है, जिससे उसके पिता घायल हो जाते हैं। इस बीच मैट एक जन्मदिन की पार्टी में होता है, जब उसकी नाक से खून बहने लगता है, जिससे उसे एहसास होता है कि एंड्रू के साथ कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा वह टीवी पर एक रहस्यमय विस्फोट के बारे में समाचार भी देखता है। इसके बाद डाउनटाउन अस्पताल केसी के साथ रूस के अस्पताल की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचने पर उन्होंने एक चौंकाने वाली जगह देखी। एंड्रू ने अपने पिता को हवा में पकड़ रखा था और स्थिति की तात्कालिकता को भांपते हुए उन्हें गिराने ही वाला था कि नक्शा उड़ गया और डेक को बचा लिया, इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पाता। दर्शकों के गणित को चौंका दिया और उसे रोकने के लिए चला गया वह मित्र जो अपनी शक्तियों से कहर बरपा रहा है। वह हवा में ही हित के पास एंड्रू के पास जाता है, उसे शांत करें। हालांकि बाद वाले का मानना कि यह प्रतिशोध लेने का मौका है क्योंकि मैट उनके साथ तर्क करने की कोशिश करता है। जब मैट उनके साथ तर्क करने की कोशिश करता है तो एंड्रू तेजी से शत्रुतापूर्ण हो जाता है और अब्बास को अड़ियल बना देता है, जिससे उन दो दोस्तों के बीच हिंसक विवाद शुरू हो जाता है, जो शहर भर में लड़ते हैं। इमारतों घरों के साथ साथ दुर्घटनाग्रस्त होकर